हाय बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, सब मज़े में? यस, मज़े में ही होगे। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रेशर है ना? सीटिंग नहीं हो पा रही है, बैठना चाह रहे हैं, माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, ऊपर से दिमाग में प्रेशर है। और प्रेशर क्यों है? क्योंकि आपका कौन सा नेक्स्ट एग्जाम है? मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7। तो डरने की बात नहीं है, मैं हूं आपके लिए, और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही हेल्पफुल सेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम करने वाले हैं आपके साथ लास्ट 2 इयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे सीरीज को, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें मैंने 2 साल के क्वेश्चन पेपर को ऐड किया है। और ये हमारा जो सीरीज है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और इसी तरह जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, जो होगा फोर्थ पार्ट, उसमें हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बता दूं कि सिर्फ साल भर पढ़ना, मैथ्स बनाना, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको 2 चीज़ मिलता है। एक तो आपको क्या मिल जाएगा कि एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे बेसिक कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगा, सॉल्व करते करते हम क्या करेंगे कि जो बेसिक हैं वो भी हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने इस वीडियो में लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया है आपके साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने इसमें 2023-24 एंड ईयर 24-25 लास्ट 2 इयर्स के पेपर को इंक्लूड किया है। और ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये एनसीईआरटी बेस्ड, मेनली एनसीईआरटी बेस्ड, देन सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के भी क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने जैसे बताया आपको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो कि आज हम करने वाले हैं, आज हम 1 मार्क के क्वेश्चंस को करेंगे। तो 10+10 टोटल 20 क्वेश्चन आज हमको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 6+6 दैट इज 12 क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स के क्वेश्चन 10+10 20 क्वेश्चंस, एंड देन लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स 7+7 टोटल 14 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, जैसा कि अब आपको समझ में आ गया कि हमको कैसे डिस्कस करना है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, और देखो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और मेरे साथ उसको सॉल्व करिए। तो जब आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रीड इट फॉर यू। पहले मैं पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाइट। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। 17 रुपीज एंड 7 पैसे एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमारे पास 17 रुपीज एंड 7 पैसे हैं और इसको हमको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये डेसिमल चैप्टर का है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा आपको दिख रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोई भी ऐसे नहीं लगा देना है, कोई भी सोच के ABCD लगा के कि कुछ भी लगा दिए, नहीं। आप उसको प्रॉपर रफ एरिया में आप उसको सॉल्व करिए। आप क्या करेंगे कि जब आपके एग्जाम होते हैं तो आपको क्या करना है, मार्जिन लेना है और उसको रफ बनाना है और हर क्वेश्चन को रफली आपको सॉल्व करना है, स्पेशली कैलकुलेशन। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई, 17 रुपीज एंड 7 पैसे को हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए,
आपने सीखा है कि हमारे पास क्या है, 17 रुपीज है। ये जो है रुपी सिंबल है, इंडियन करेंसी, याद रखिएगा, 17 रुपीज एंड 7 पैसे। ठीक, तो आपको पता है कि जो 7 पैसे है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रूपी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और रूपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम उसे किससे डिवाइड करेंगे, यस 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक, देखो तो हम लिखेंगे दैट 17 रुपीज प्लस ये जो 7 पैसे है ना, इसको हम लिखेंगे 7/100, क्योंकि जब आप 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तब वो क्या आ जाएगा, तब वो रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे माय डियर, ठीक है, ये मैं सॉल्व करके भी बता रहा हूं, तो 7 क्या है, स्मॉल है, 100 क्या है, बड़ा है, तो हम यहां क्या लगाएंगे, पॉइंट। जब पॉइंट लगाएंगे तो यहां क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो। स्टिल 70 क्या है, छोटा है, 100 बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जीरो, और हम यहाँ एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। देन 100 7 जा 700। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को बेसिक भी सिखाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.07। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रुपी 17 प्लस रुपीज, ये हो जाएगा 0.07। इसको ऐसे लिखते हैं। अब क्या करना है, इनको आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड कैसे करेंगे, ये जो 17 है इसको 0 से ऐड करिए, क्योंकि ये रुपी है और ये पैसे हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.07। ये हमारा आंसर होगा। और ये जो आंसर है आप देखिए कहां ऑप्शन में है, तो आप देखिए ये है हमारा ऑप्शन सी। तो कुछ ऐसे हमको आंसर मिल जाएगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी, ठीक है, कभी भी मैथ्स का जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो तुक्का मत लगाओ यार, है ना। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रेड के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए। यू हैव टू फाइट फॉर द 1 मार्क्स। एवरी मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, चलो बेहतरीन। सेकंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज 3/4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू। तो ये जो ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर का है, यस एक्सपोनेंट चैप्टर का है, एक्सपोनेंट चैप्टर का है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट लॉ पे डिपेंड है। आपने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट जैसा ये दिया हुआ है, जैसे ये दिया है 3/4 टू द पावर 0, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो 3/4 है ये हम इसको क्या बोलते हैं, बेस, और ये जो 0 है ये आपका क्या है, पावर। तो आपने एक लॉ पढ़ा है, दैट इज a/b टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप देखें तो अगर पावर 0 है तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 7th में और 8th में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि अगर आपका पावर 0 है तो उसकी टोटल वैल्यू 1 होती है। बट आप जब क्लास 9th में जाएंगे तो आपको ये प्रूफ करना होगा, और बहुत आसान है प्रूफ करना, लेकिन ये अभी आपके लेवल का नहीं है तो मैं नहीं समझा रहा हूं। तो इसका आंसर क्या है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 3/4 टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब आप देखिए ऑप्शन में कहां है 1, तो देखिए ये तो पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, ए ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1, ए ऑप्शन, राइट, क्लियर। चलो बहुत अच्छे। और एक आपको बात बता दूं, आपको बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के समय आपको बेसिक का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे कोई मतलब नहीं है, बेसिक भी रिकॉल करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का है, परसेंटेज। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज इफ 25% ऑफ x इज 500 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया परसेंटेज का है, तो आप इसको सॉल्व करिए और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो हम लिखेंगे दैट इज 25% ऑफ x इज
500। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से, धीरे धीरे और बहुत मन लगा के आपको समझा रहा हूं। सो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ये जो 25% है, ये परसेंट है 25%, तो हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यू नो वेरी वेल, हम लिखेंगे 25/100। पहला पॉइंट क्लियर। ये जो ऑफ है, इस ऑफ को हम क्या बोलते हैं, इनटू, यानी ऑफ की जगह पे कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, इनटू। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से, क्योंकि हमको एक्स फाइंड करना है। और ये जो ईज है, इसकी जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल साइन। ये छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है बेटा। ये हो जाएगा इक्वल्स टू 500। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो 100 है ना, हम इसको इधर भेजेंगे, 100 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स इक्वल टू। अब आप देखिए, ये जो 100 है यहां डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 100, राइट। एंड देन कुछ इसी तरह से हम इस 25 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 500 इंटू 100 अपॉन 25, राइट। देन x इक्वल टू 25 टू ज़ा 500, 20 टाइम्स में हो जाएगा अगर आप कैंसिल आउट करेंगे। और ये 20 इंटू 100 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 2 और 1 2 3 0 लगा लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 2000। अब देखिए कहाँ है आपका, तो ये तो 20,000 है, होगा ही नहीं, ये रहा आपका आंसर 2000, करेक्ट। तो समय दीजिए, जब मैथ्स का पेपर आए तो मैं आपको एक बात बता दूं, मन को शांत रखो और पूरा 3 घंटा बैठ के सॉल्व करो। सोचो मत कि मैं पहले सॉल्व करके बैठ जाऊं, नहीं भैया, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से शांत मन से धीरे धीरे सॉल्व करना होगा। और 3 घंटा इनफ होता है क्लास 7 के लेवल का, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे, ठीक है, जैसा मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो चलिए, अभी हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 और अभी 17 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो चलते हैं थोड़ा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से चैप्टर का है? यस, ये है आपका इंटीजर चैप्टर का। और आपको मैं एक बात बता दूं, इंटीजर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटीजर का आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हायर स्टडी तक आपको काम आता है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्वेश्चन है 6 माइनस -8। अभी तक तो आपने आंसर भी कैलकुलेट कर लिया होगा, फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझाऊं। तो ये जो क्वेश्चन है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है कि डिवीजन का है? यस, ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक तो है आपका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड और दूसरा है जो आप फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट मेथड। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो देखो, जब लॉन्ग मेथड फॉलो करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 माइनस -8, राइट। अब आप देखो बेटा, जब मैं आपको जब सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि यहां पे हम क्या लगाते हैं, एडिटिव इनवर्स लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल मैं आपको बताऊं, ये जो 6 है वी कैन राइट एज इट इज, और ये जो माइनस साइन दिख रहा है यहां पे हम क्या लगाते हैं, प्लस, सो दिस इज प्लस। और ये जो -8 है इसका हम लगाते हैं एडिटिव इनवर्स, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव इनवर्स लगाते हैं। तो -8 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा +8, तो हम लिखेंगे 8। अब आप देखिए, ये है +6, ये है +8, तो एडिशन का रूल नंबर 1 लगेगा, ठीक है, एडिशन का रूल नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 हम क्या लिखेंगे इसको, 6 + 8 14, और आंसर क्या होगा, +14। तो आंसर है तो हमारा +14 है, और ये आंसर हमारा को हमें मिल गया, और ये है आपका ऑप्शन सी। लेकिन मैंने बताया था इसके 2 मेथड है, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, ये बेसिक नॉलेज को बहुत ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा एग्जाम में, राइट। तो चलिए, दूसरे तरीके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड, 6 माइनस -8। कुछ नहीं करना है,
जब आप ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा सा बात है। तो ये जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये जो माइनस और ये माइनस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो 6 + 8 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14। तो आंसर क्या आ गया 14। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी दोनों मेथड बता दिया। कोशिश करना कि ये बेसिक नॉलेज अपने दिमाग में रखना और साथ में ये शॉर्ट मेथड एमसीक्यू के लिए तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव करने जाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यस, रेसिप्रोकल। सो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको रेसिप्रोकल समझाता हूं, और सिर्फ समझाता नहीं हूं, इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो बेटा, इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1 3/4, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिया है 1 3/4, राइट, 1 3/4। तो बेटा ये क्या है, ये एक मिक्स्ड रैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक मिक्स्ड रैशनल नंबर, या आप इसको फ्रैक्शन भी मान सकते हैं, याद रखिएगा दोनों हो सकता है, ओके, राइट। तो सबसे पहले तो ये मिक्स्ड रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर में। तो उसका रूल क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, 4 × 1 4, और इसमें हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 4 + 3 7, तो ये हो जाएगा आपका 7/4, राइट। अब ये है 7/4। अब हमको इसका क्या करना है, हमको इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये 7/4 है, ध्यान से सुनना, 7/4 है, और अब क्या करना है कि हम इसे, इस 7/4 को किस रैशनल नंबर से या किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। दिस इज द क्वेश्चन, यही होता है रेसिप्रोकल। यानी इस 7/4 को हम किस रैशनल नंबर से, किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। अगर 1 आ जाएगा तो जो आप यहां पे पुट करेंगे वही इस 7/4 का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, राइट। तो सिंपल सा बात है, अगर ये 7/4 है तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि भाई 1 आ जाए, तो सीधा सीधा मैं इसको अगर 4/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस और दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7/4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 4/7, राइट। तो हमेशा याद रखना बेटा कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है या कोई रैशनल नंबर है तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे उसका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, उसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो ये क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 3/4, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। और एक और बात बता दूं, जैसे यहां पे तो ये पॉजिटिव है, हो सकता है नेगेटिव में भी क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, राइट। समझ में आया, चलो वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जरा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है कौन से चैप्टर का है, यस, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर है, एल्जेब्रा का है। और मैं आपको बता दूं, एल्जेब्रा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अभी तो आप बहुत नॉर्मल एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, बट हायर स्टडीज में जाएंगे तो बहुत हाई स्टैंडर्ड का एल्जेब्रा पढ़ेंगे। और आपको एक बात बता दूं, अच्छे से बता देता हूं, अगर आपको लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है ना, किसी भी कंपटीशन के लिए या कुछ अच्छे के लिए, आपको मैथ्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैथ्स कब अच्छा होगा, जब आप उसका बेसिक पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली 1 टर्म। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एल्जेब्रा पढ़ा था तो आपने पढ़ा है कि जब हम कांस्टेंट, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ, जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल
जब आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के लिए कभी आप क्या यूज करते हैं, प्लस, कभी क्या यूज करते हैं, माइनस, कभी क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और कभी क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो जब आप किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेटर है मैथमेटिक्स से, जब आप उसे कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, याद रखना इसे इसको। और ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने टर्म्स हैं। तो आपको याद होगा कि अगर 1 टर्म है, याद रखना, अगर 1 टर्म है तब हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, याद है, यस, याद रखना, इफ इट इज 1 टर्म। अगर 2 टर्म है तो क्या कहलाता है, बाइनोमियल, इस चीज को याद रखना है। अगर 3 टर्म है तो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल, राइट। अगर 4 है तो क्या करेंगे, क्वाड्रिनोमियल, और ज्यादा है तो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स क्वाड्रिनोमियल एंड मोर टर्म्स पॉलिनोमियल। बट द क्वेश्चन इज कि अगर 1 टर्म हो तो 1 टर्म हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। हाँ, यहां पे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, यहां 1 के जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या मेनी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यह क्या होना चाहिए, व्हेन we combine constant and variable with the help of 4 fundamental operator of mathematics, that is plus, minus, into and divide. So we are getting a new term that is called algebraic expression, and according to classification they are monomial, binomial, trinomial and quadrinomial, even polynomial। और आपको एक बात बता दूं, जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, कुछ याद आ रहा है? हाँ, यस, ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें क्या है, a:b कितना दिया है, 3/4, b:c क्या दिया है, 8:9, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, a:c। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और मैं आपको सॉल्व कराते कराते इसका बेसिक नॉलेज देता हूं, और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पास है a:b विच इज इक्वल्स टू 3:4, तो हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन राइट a/b विच इज इक्वल्स टू 3/4, राइट। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। इन द सेम वे b:c इज इक्वल्स टू 8:9, और अगेन हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो b/c इक्वल टू 8/9। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, बोर नहीं होना है, ठीक है, समझना है। और मैंने जैसे बोला था ना, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बिना उसके बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करना है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो देखो, जब हम ये दोनों को देखते हैं तो LHS और RHS है, तो LHS में भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और RHS में भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a/b, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, हम b/c से, राइट। ये देखो तरीका। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल साइन, और इसी तरह 3/4 और 8/9 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 8/9। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अगर आप देखें तो ये b और b कैंसिल आउट हो सकता है, एकदम कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारा क्या, a एंड c। देखो सिर्फ a और c बच रहा है, तो वी कैन राइट a/c।
a by c वी कैन राइट ना, दिख रहा है, चलो वेरी गुड। इसी तरह अब देखो क्या कैंसिल आउट हो सकता है, तो अगर हम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कैंसिल आउट हो गया, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तब हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, और 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आ जाएगा 6/9। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3 के टेबल से कैंसिल आउट होगा, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा a अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। अब क्या है, ये फ्रैक्शन में है, बट हमें आंसर किस में चाहिए भाई, हमें आंसर रेशियो में चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं a is to c which is equals to 2 is to 3 and this is our फाइनल आंसर। अब इस फाइनल आंसर को आप देख ली कहां पे है, तो ये रहा आपका आंसर, दैट इज डी ऑप्शन 2:3। तो देखो बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, और बिना सॉल्व किए तो आंसर आएगा नहीं, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। तो चले आगे के सफर में चलते हैं, और बताओ कैसा चल रहा है एग्जाम ठीक लग रहा है ना, कोई टेंशन वेंशन ज़्यादा मत लो, है ना, सिर्फ मेहनत करो, एक जिद पकड़ लो जिंदगी में कि मेहनत करना है और अचीव करना है बस। नो दोस्ती, नो यारी, नो घूमना फिरना, ठीक है, ये सब नहीं करना, मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को बस क्या करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है और मेहनत करना है, क्योंकि जिस दिन तुमने मेहनत करना सीख लिया ना, जिंदगी में हर चीज़ पालोगे, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस क्वेश्चन इज, कहाँ से क्वेश्चन है बताओ। यस, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 डिग्री देन द मेजर ऑफ अदर 2 एंगल्स आर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखो, इसमें एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चलो ठीक है भाई, तो हम एक पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, वन एंगल क्या होता है 90, तो एक तो 90 है, और ये बोलता है एक एंगल क्या दिया है 30, तो आप इसको 30 मान लीजिए, ठीक है, अब 30 मान लेते हैं, ठीक। अब ये बोलता है देन फाइंड द मेजर ऑफ अदर 2 एंगल। घुमा दिया क्वेश्चन कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 30 दिया है, तो आपको अदर 2 को फाइंड आउट करना है, अदर 2 को फाइंड आउट करना है। तो बात को ऐसा समझो, ये आपका राइट ट्राइंगल है, दैट इज ABC, जिसमें एक एंगल आपको कितना दिया है 30 डिग्री, और आपको क्या करना है, अदर 2 फाइंड आउट करना है। तो अदर 2 फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि भाई ध्यान से देख लो इस चीज को, एक आपका क्या होगा, जैसे यहां पे तो आप दिख रहा है कि 90 है, क्यों 90 है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक तो आपको क्या मिल गया 90 डिग्री मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल C फाइंड आउट करना है। तो एंगल C फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जो मैं एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है और अगर आप उसके तीनों एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री आता है। तो बेटा अगर वो 180 डिग्री आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है तो हम 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दें, क्योंकि ऑलरेडी वन एंगल इज गिवन एंड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट इज 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 90 प्लस 30 करेंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 30, ये हो जाएगा 120, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ एक एंगल दिया है और ये राइट एंगल है, तो एक एंगल तो आपका क्या बन रहा है 90 डिग्री, एक तो आपको पता चल गया 90 और दूसरा आपने क्या फाइंड आउट किया, ये मिल गया 60। तो ये दो आंसर होंगे। अब ये दो आंसर कहाँ है बताओ, ये तो 100 और 50 है तो पॉसिबल नहीं है, ये 120 30 है तो पॉसिबल नहीं है,
थर्ड ऑप्शन देखिए, ये 90 डिग्री और 60 डिग्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये बहुत ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चे तो इस क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना, ठीक है। बहुत घुमा के क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, और हाँ एक चीज़ और सीखिएगा, हम एंगल सम प्रॉपर्टी को इस शॉर्ट वे में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8। सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द सॉलिड विच हैज नो वर्टेक्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कौन से चैप्टर का है, 3D शेप्स, ठीक है। आपको पता है चैप्टर भी याद रखना है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे ही क्वेश्चन आए, जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ो, पहले रिकॉल करो कि कौन से चैप्टर का, पहला स्टेप कौन से चैप्टर का है, और उसके बाद आप रिकॉल करो कि क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन से क्या करना है, लिंक करना है, और थोड़ा सा आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है, कनेक्ट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, नेम द सॉलिड विच हैज नो वर्टेक्स, यानी ऐसे सॉलिड का नाम बताओ जिसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो पहला क्या दिया है, क्यूब दिया है। तो भाई अगर हम क्यूब देखें, तो क्यूब को ड्रॉ करने के लिए आप ध्यान से देखो, ये रहा हमारा क्यूब, ठीक है। अगर ये क्यूब है तो इसमें तो आपको ध्यान से दिख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 वर्टेक्स हैं, इसमें 8 है, तो क्यूब तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि नो वर्टेक्स बोल रहा है। इसी तरह जब हम क्यूबॉइड लेते हैं, ठीक है, अगर हम क्यूबॉइड लेते हैं तो क्यूबॉइड में भी कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 होते हैं, आपने पढ़ा है। इसमें भी 8 होते हैं। देखो मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर के साथ साथ आपको पढ़ाना भी है, ठीक है। तो इसमें भी कितने हो गए, 8 वर्टेक्स, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड क्या है, कोन, तो कोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये कोन है, तो आपको भी पता है ये क्या है, वर्टेक्स है, राइट, ये वर्टेक्स है, तो इसमें भी हो गया एक, इसमें तो 1 हो गए। तो देखो क्यूब में 8 वर्टेक्स हैं, क्यूबॉइड में भी 8 वर्टेक्स हैं, एंड कोन में 1 वर्टेक्स है। तो अगर हम सिलेंडर को बोलें तो सिलेंडर में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। आप जरा ध्यान से देखो, ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है, और सिलेंडर में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सिलेंडर। तो बेटा याद रखना, जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो कहीं कंफ्यूजन हो तो ड्रॉ करके भी कर लेना, ठीक है, ड्रॉ करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। देखो बचपन में क्या, अभी भी जब खाली समय मिलता है तो हम लोग लूडो खेलते हैं, और जब लूडो खेलते हैं तो हमारे पास लूडो खेलने के लिए एक क्या रहता है, डाइस रहता है, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं, और वो जो डाइस है वो क्या है, क्यूब है। और अगर आप उस क्यूब को देखेंगे तो उसमें कितने फेस होते हैं, 6, और हर फेस में एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। तो देखो बेटा, ये जो डाइस है, ठीक है, इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और हर फेस पे एक नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 6 हैं ये क्या है, आउटकम्स हैं, क्या है ये, आउटकम्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक डाइस में टोटल 6 फेस होते हैं, हर फेस में एक नंबर है, तो हमारे जो टोटल आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, टोटल आउटकम 6 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब भाई इवन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स हमको रिमाइंडर क्या मिले, 0। इस चीज को याद रखना, यानी आपके पास अगर कोई नंबर है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना आए। तो इसमें क्या करना है, उनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कितने इवन नंबर है, तो देखो ये इवन नंबर है, ठीक है,
4 क्या है, इवन नंबर है, और 6 क्या है, इवन नंबर है। तो हमारे पास कितने इवन नंबर हो गए भाई, 3 हो गए, 1 2 3। तो जो हमारा इवन नंबर हुआ वो क्या हो गया, 3। अब हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख सकते हैं P गेटिंग एन इवन नंबर, क्या हो जाएगा, हमारा इवेंट क्या है 3, टोटल आउटकम्स क्या है 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये 1/2 कहाँ है, ये रहा द बी ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। तो बेटा सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे क्या करना है, क्रैक करना है ना, नॉलेज लगाना है। मैं तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां कहीं क्वेश्चन आप फंसे तो वहां रफ कर लीजिए, ठीक है, राइटिंग वर्क पे जरूर ध्यान दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ओह, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत आसान है 1 मार्क्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ बता सकते हैं कहाँ से है, तो ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज इफ 3x इक्वल टू 15 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास है 3x इक्वल टू 15, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये जो 3x है, ध्यान रखना सब लोग ना, ये जो 3x है हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 15, राइट। अब देखो ये x है, अब यहां पे हमको क्या करना है, हमको इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने एक मेथड पढ़ा था, ट्रांसपोजिशन मेथड। अकॉर्डिंग टू दैट मेथड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रांसफर दिस 3 ऑन दैट साइड, यानी हम इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, यहां 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो वी कैन राइट x इक्वल्स टू 15/3, और जब आप x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 5, बिकॉज 3 5 ज़ा 15। तो हमारा आंसर क्या है, 5। अब आप देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा है, या द फर्स्ट वन इज द 5, द ए ऑप्शन। समझ में आया, चलो मजा आ रहा है ना, क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ना भी है, हमको रिकॉल भी करना है, और एग्जाम को क्या करना है, क्रैक करना है, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, सामने वाले को देना है, इस चीज को याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, सीधा क्वेश्चन नंबर 12। जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, अ कोन हैज हाउ मेनी वर्टेक्स। तो देखो अभी जस्ट हमने किया था कि ये भाई क्या है, ये कोन है, राइट, और कोन में एक ही वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑप्शन, क्योंकि अभी जस्ट हमने सॉल्व किया तो ये तुरंत आंसर हमको मिल गया, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बहुत जल्दी। अब कितने क्वेश्चन बच गए, अब बच गए हमें और कितने क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चंस और करने हैं। चलिए सो कैसा लग रहा है पहले बताओ, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। और ये देखो प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको एक बेनिफिट है, क्या, कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि पेपर अगर कैसे आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो हैं उसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, इस पर डिपेंड मत रहेगा, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, राइट। और ये जो क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। द क्वेश्चन इज अ मैन बॉट अ पेन फॉर ₹25 एंड सोल्ड इट फॉर ₹67, हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस डिड ही मेक। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कौन से चैप्टर का है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लास 7 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसी चैप्टर को आप क्लास 8 में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि मान लो मैं हूं, ठीक है,
आई एम द मैन। मैं क्या करता हूँ, मार्केट जाता हूँ और मार्केट जाके एक पेन लेता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है तुमको, ये पेन, ये तुम्हारा डिजिटल पेन है, तो ये पेन है मान लो, और ये मैं कितने में खरीदा, 25 रुपीज़ में खरीदा, और 25 रुपीज़ में खरीदता हूँ और मैं घर आता हूँ, और जो मेरा फ्रेंड है जो ऑनलाइन टीचिंग करता है उसको इस पेन की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, ठीक है, बाहर हैं सब, तो उसको अब ये पेन की ज़रूरत है, तो मैं इस पेन को क्या करता हूँ, कितने में सोल्ड कर देता हूँ, बेच देता हूँ, 67 रुपीज़ में बेच देता हूँ। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है या तो प्रॉफिट ही होगा या लॉस, हमको ये निकालना है। तो देखो इसमें तो साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये समझाता हूं। देखो इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपीस है, 25। सेलिंग प्राइस कितना है भाई, ये है आपका रुपीस 67, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि SP इज ग्रेटर देन CP, और आपने पढ़ा है रूल यही बोलता है कि जब आप कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, राइट, दिस इज प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो चलो अब प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या गेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये होता है SP माइनस CP, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, सेलिंग प्राइस है 67 रुपीज और CP क्या है हमारी 25 रुपीज। अब आप इसको माइनस कर दो तो 7 माइनस 5 2 एंड 6 माइनस 2 ये हो गया 4, यानी हमको 42 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आप जरा ध्यान से देखो कहाँ है 42 रुपीज प्रॉफिट, तो यहाँ तो 42 रुपीज है बट लॉस है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन, 42 रुपीज का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ सकता है, हो सकता है परसेंटेज से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट पूछ सकता है। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर होना है, ठीक है। चलिए तो अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कम, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। और प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, बिजनेसमैन कैसे कमा रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं। और अगर आपको भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब आप अपनी अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान और साथ ही साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे। और जिंदगी में एक चीज याद रखना बेटा, पैसा कमा के कुछ नहीं मिलता है, नाम कमा लो, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे ना तो पैसा लेके नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। यस, द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज। तो ये जो चैप्टर है ये कौन से ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का है, ये क्वेश्चन है आपका डेटा हैंडलिंग का, जो है मीन, मीडियन एंड मोड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस पे फोकस रहिएगा। सो स्टूडेंट आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट आपके साथ। सो द क्वेश्चन इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, और हमारे ऑप्शन है 5 4 3 2, और हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा सही आंसर है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि विच इज द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 लिख लेना है, और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, अनग्रुप डाटा का है, राइट, ये अनग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन है। और अनग्रुप डाटा के लिए अगर हमको मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, याद होगा आपको, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो टीचर आपके नंबर उड़ा सकते हैं। और अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, देन वी कैन राइट मीन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 + 2
+3 +4 +5, आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। और कितने हमारे ऑब्जर्वेशन है, 5, यहां भी 5 लिखा हुआ है और 5 से डिवाइड कर देना है। अब हम इसको ऐड करते हैं तो 1 + 2 3, 3 + 2 सॉरी 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 5 15, 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो मीन है, वो क्या हो जाएगा 3, और ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, सी। तो कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आया समझ में? चलो, मैं सोचा थोड़ा सा बोर हो रहे होगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूं। चलिए, तो इसमें ये आपको समझना है कि मीन निकालने के लिए आपके जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये अनग्रुप डाटा का है और आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है। इसमें सबसे खास बात क्या है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, दैट मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बस अब हमारे 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 आराम से हो जाएंगे। चलिए, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये सिमेट्री का है और आपने पढ़ा है कि व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है और मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। दिस इज अ रेक्टेंगल और हमको ये पता करना है कि इस रेक्टेंगल को हम कितने तरीके से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और मैं उसको अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो मैं कैसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो देखो, इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। आपको ये पता है कि एक रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये आपका लेंथ है तो ये भी क्या होगा, लेंथ, एंड बोथ आर इक्वल। इसी तरह ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ, बोथ आर इक्वल। तो अगर मेरे को इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पहले जस्ट वेट, ओके, सबसे पहले मैं एक ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो जब मैं ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास 1 और 2 क्या मिल जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे, राइट। इसी तरह अगर मैं इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे को फिर 2 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 1 पार्ट और ये मिल जाएगा हमको 2 पार्ट। तो जब हमारे पास रेक्टेंगल है तो हम सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री से उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखना, रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज बता दूं, कभी भी मत सोचना कि हम डायगोनली भी इसको कर सकते हैं, कभी नहीं होगा। इसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फिगर दे दिया तो आप उसको कैसे उसमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें कि आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो है, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। आपको एक क्या करना है, एक A4 शीट लेना है और उसको ऐसे आपको फोल्ड करना है। पेपर फोल्ड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और याद रखना, A4 का जो शीट पेपर होता है उसको हम सिर्फ 2 तरीके से ही उसको फोल्ड कर सकते हैं कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप करके देखिएगा, हो सकता है आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, राइट। चलिए, द क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री।
इसका मतलब कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब ये 4 ऑप्शन में हमको ये पता करना है कि कौन से फिगर में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? रेक्टेंगल। और जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। रेक्टेंगल में 2 होते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो हम इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी हम इन 3 को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि जब हम इन 3 को सॉल्व करेंगे तो हमको तो आंसर मिलेगा, लेकिन हमको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, स्क्वायर को देख लेते हैं। तो यू नो वेरी वेल, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो दिस इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, इट इज अ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एट लास्ट 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर में कितने होते हैं? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कितने होते हैं? 2। सेमी सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल को समझ लेते हैं। यू नो वेरी वेल व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। अगर तीनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी कितने हो गए? दैट इज 1, 2 एंड 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल का। ठीक है, तो सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल कुछ इस तरह से फिगर होता है। अब आप बताओ इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं? तो ऑब्वियस में ऐसे ही ड्रॉ करूंगा। तो इसमें कितने हो गए? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। और आपको एक चीज और याद रखना है, रेक्टेंगल में कितने होते हैं? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में कितने होते हैं? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने होते हैं? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। सेमी सर्कल में कितने होते हैं? 1। ठीक है, तो सिर्फ आंसर पे हमको फोकस नहीं करना है माय डियर। ये जो क्लास है ये सिर्फ आंसर्स के लिए नहीं है, ये हमारा रिकॉल के लिए भी है। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊं। ठीक है, और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैंने अभी शुरुआत की है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं आपको यहाँ यूट्यूब से भी बोल रहा हूँ कि मैं लाइफ लॉन्ग इसी पे पढ़ाने वाला हूँ और बहुत मेहनत करने वाला हूँ। और आपको पता है अभी रात के बज रहे हैं 12 बज रहे हैं नाइट के। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पहले दिन में देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, लेकिन रात के अभी 12:05 हो रहा है जहां मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, दिन भर मैंने अपना काम किया। ठीक है, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऑनलाइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो ये भी किसका है? ये जो क्वेश्चन है ये 3D शेप से है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्फीयर हैज अ ब्लैंक सरफेस। तो स्फीयर क्या है? एक 3D शेप्स है। तो आपने फुटबॉल देखा है ना? ठीक है, हम एक फुटबॉल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये फुटबॉल है मान लो। तो ये जो फुटबॉल है, जिस आप पोर्शन को आप जो टच करते हैं वही उसका क्या है भाई? सरफेस है। ठीक है, नॉट ओनली फुटबॉल, क्रिकेट बॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, किसी भी बॉल को अगर आप जब टच करते हैं तो जिस पार्ट को आप टच करते हैं वो क्या है? सरफेस है। तो ये सरफेस कैसा है? स्ट्रेट है कि कर्व्ड है? आप देखो ये क्या है? कर्व्ड है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? कर्व्ड होगा। याद रखना इस चीज को। ठीक है, ये क्या होगा आपका? कर्व्ड होगा। तो वी कैन से दैट स्फीयर हैज अ कर्व्ड सरफेस। ये याद रखना, ये है CURVED, राइट? यहां लिख देता हूं। ठीक है, करेक्ट? कोई डाउट? चलो, तो अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी 3 और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा पूरी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट आंसर तो बताना नहीं मुझे। द क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू व्हाट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। तो आपको पता है रेक्टेंगल में 2 डायमेंशंस होते हैं।
ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल में 2 डायमेंशंस होते हैं। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेंथ। द शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, आप ध्यान से देखो, ये जो फिगर है, इस फिगर ने इस पूरे डिजिटल बोर्ड का इतना पार्ट कवर करके रखा हुआ है। बात को समझना, ये पूरा डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड का इतना पार्ट इस रेक्टेंगल ने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल बोर्ड है ये एक प्लेन है। क्या है, ये एक प्लेन है। ठीक है, और इस रेक्टेंगल ने इतने प्लेन को, ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को क्या करके रखा है, ऑक्यूपाई करके रखा है, कवर करके रखा है। तो इसी को हम इसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो इस एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, दैट एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ठीक, अंडरस्टूड, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आंसर में सिर्फ ब्रेथ मत लिखिएगा, नहीं तो टीचर नंबर उड़ा देंगे, आपको स्क्वायर यूनिट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ एक बात बताऊं, ये जो यूनिट है ये आपका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग, राइट, क्लियर। चलो क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और जो क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लॉजिक बेस्ड है। ठीक है, और ये है आपका असर्शन एंड रीजन। तो एक बात बता दूं, सीबीएसई आजकल हमेशा क्या कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। तो वो उसका ये कहना है कि हमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जिसमें वो अपने लॉजिक को यूज़ कर सके। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ये चारों में से कौन सा सही है, इसको आपको दिमाग लगाना। और एक बार बताऊं, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 मिनट तो देने हैं। याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, राइट। तो जब ये से क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और क्योंकि ये मैथ्स का है तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ 10 मीटर टू 10 किलोमीटर इज 1/1000। तो सबसे पहले आप इसको चेक करो कि सही है कि नहीं है। इसको भी आपको सही नहीं मानना है, पहले चेक करना है। तो हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले बोलता है हमको 10 मीटर टू 10 किलोमीटर को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। तो आप जरा देखो, मैं आपको बताता हूं, जब हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालने के लिए दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ यूनिट क्या है, मीटर एंड किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो वी कैन राइट 10 मीटर इज टू 10,000 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 10 किलोमीटर में 10,000 होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे और हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/1000, और हम इसको लिख सकते हैं 1:1000। अब आप देखो, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां है 1:1/1000। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है, यानी कि ये करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं दैट भैया ये जो असर्शन है ये क्या है, ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इसके रीजन को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सेकंड में ये दिया है कि द 10 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000। अब इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मान लेना है, दोनों को हमको चेक करना है। तो पहला तो हमको ट्रू मिल गया, सेकंड करते हैं। तो ये हो गया 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर है और ये 1000 मीटर है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों के यूनिट को सेम करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 मीटर अपॉन ये हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक, दिस कैंसिल आउट। तो कितना आंसर आ गया,
दैट इज 10/1 और 10/1, ठीक। अब यहां देखो ये आंसर ये है हमारा, इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या बता रहा है 1/1000। तो इसका मतलब क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है आपका, फॉल्स है। इसका मतलब हुआ कि असर्शन जो है वो क्या है, ट्रू है, और जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। अब आपको ये चारों में से देखना है, ठीक है। तो देखो पहला क्या बोलता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही बता रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक सही है, असर्शन क्या है, सही है, और रीजन क्या है, गलत है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल। सेकंड में देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द, तो ये सेकंड भी नहीं होगा, ठीक। थर्ड हमको देखना है, थर्ड क्या है, असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स। और आप देखो असर्शन क्या आया है, ट्रू आया है, और रीजन फॉल्स आया है, तो हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो सी होगा, सी इज द राइट आंसर। तो बेटा जब मैथ्स में कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसको सॉल्व करना होगा, जैसे मैंने अभी आपके लिए सॉल्व किया है। ऐसा मत करना कि अब्बा डब्बा जब्बा किए, तुक्का लगाए और आ गए, नंबर कट जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 1 मार्क के क्वेश्चन जो भी आएंगे आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। अगर आपने 20 जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, अगर सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जो आपके ग्रेड बना देंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं बच्चों, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो गया हमारा सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सेम असर्शन एंड रीजन है, ठीक है। चलो देखते हैं, द क्वेश्चन इज, देखो असर्शन पढ़ लेते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये पहला स्टेटमेंट है, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक। और इसके 4 ऑप्शन है। देखो क्या बोलता है, इसमें 2 लाइन है, तो मान लो एक लाइन है आपका ए बी, और दूसरा लाइन है आपका क्या, दैट इज सी एंड डी। अब हम एक बात बताओ, हमारे पास कितने लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, तो हम इसको बोलते हैं दैट इज 0, ठीक। और आप बताओ जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो टोटल कितने एंगल्स बना रहे हैं, 4 एंगल्स बना रहे हैं। देखिए पहला है 1, ये हो गया आपका 2, ये क्या हो गया आपका 3, और ये क्या हो गया 4, दैट इज 4 एंगल्स। तो टोटल 4 एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं, और हमने पढ़ा है, एक चैप्टर है आपको याद होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा है। तो आप देखो इस फिगर में अगर हम देखें तो जो एंगल 1 एंड एंगल 3 है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दिस 1 एंड 3 बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस चीज को याद रखना है। इसी तरह अगर हम देखें एंगल 2 एंड एंगल 4 are also vertically opposite angles according to this figure। तो अगर आप यहां देखो तो 2 लाइन है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा जो असर्शन है वो क्या है, ट्रू है। सेकंड क्या बोलता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। तो आप देखो यहां जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बने हुए हैं कब बनते हैं, याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर 2 लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तभी क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो इसका मतलब है कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, ट्रू है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू लग रहे हैं, तो हमको इन चारों में से सही लगाना है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये होगा ए नंबर. ए नंबर इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आज हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं? 20 क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, और जो सारे 20 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क के हैं. तो सिर्फ हमने क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए हैं, हमने कंसेप्ट को समझा भी है. राइट? तो और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि बच्चों जब मैं शुरू करूं तो आपको अपने साथ एक कॉपी रखना है, और ये कॉपी रखिए और मेरे साथ उसको सॉल्व करते जाइए और नोट डाउन करते जाइए. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आज का सेशन समझ में आया होगा. आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, रिकॉल हो गए होंगे. तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हो चुका है बहुत ही लेट और अभी बज रहा है 1, रात के 1 बज रहे हैं और अब मेरे जाने का समय है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलता हूं आपके लिए. और फिर से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए. ठीक है, मैं हूं ना आपके लिए. चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट.